हेलो फ्रेंड्स, इट्स दादा एक्सप्लेनर। तो मैं लेकर आ चुका हूं एक न्यू मनवा। तो तुम लोगों के पास ईयरफोन है तो लगा लो। अब बिना देरी के चलते हैं मनवा के अंदर। कहानी की शुरुआत एक कंस्ट्रक्शन साइट से होती है जहां सभी मजदूर अपने काम में लगे हुए हैं। उनके बीच एक आदमी है जिसका नाम है बैकलीसू। बैकलीसू बेहद खूबसूरत है और उसके चेहरे पर एक अजीब सा करिश्मा है जो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के काम से बिल्कुल मेल नहीं खाता। वह फ़ोन पर बात कर रहा होता है और दूसरी तरफ से उसका प्यारा बड़ा भाई उस पर चिल्ला रहा होता है। उसके बड़े भाई की पहचान अजीब है। उसके लंबे बाल और अनोखी लाल आंखें हैं। वह फ़ोन पर अपने छोटे भाई बैकलीसू का मजाक उड़ाता है और कहता है, क्या मुझे तुम्हें कॉल करने के लिए कोई वजह चाहिए? काफ़ी समय हो गया है, मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। बैकलीसू अपने भाई से मानता है कि हाँ, वह हाल ही में थोड़ा बिजी था। तभी उसके पास खड़ा एक साथी चिढ़कर बाकी मजदूरों पर चिल्लाता है और कहता है कि एक बार में इतना सीमेंट मत डालो वरना वह बाद में तैरने लगेगा। फ़ोन के दूसरी तरफ बैकलीसू का बड़ा भाई ये शोर सुनकर कहता है कि वह बाद में बात करेगा। बैकलीसू जैसे ही अपने भाई को आज के दिन के बारे में कुछ बताने वाला था, तभी उसके पीछे से अचानक एक ज़ोरदार शोर हुआ। यह सुनकर वह और उसका साथी मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि किसी को अंदर की तरफ फेंका गया है। यह मंजर देखते ही उसके साथी के सर में गुस्से से खून दौड़ने लगता है। जो आदमी अंदर घुसा था वह बेहद मस्कुलर था और उसके दाईं कंधे पर एक लंबा सा घाव का निशान था। उसकी आवाज़ बेहद भद्दी थी और वह नाम चौसुन के हरामियों के बारे में कुछ बोल रहा था। यह सुनते ही बैकलीसू तुरंत समझ जाता है कि यह आदमी स्पेशल ऑपरेशंस टीम 2 के टास्क फोर्स साउथ से है। उसने साउथ में घुसपैठ के 4 मिशन किए थे और उसका नाम रिहंग चुअल था। इसके बाद बैकलीसू अपने भाई से कहता है कि वह बाद में कॉल करेगा। फिर वह उस नए आए हुए वर्कर से जिसे फेंका गया था उसकी हालत के बारे में पूछता है। वह वर्कर घबराते हुए बताता है कि वह ठीक है और घाव ज़्यादा गहरा नहीं है। बैकलीसू अपनी शर्ट के बटन खोलना शुरू करता है और उस वर्कर से कहता है कि वह खून को रोके। यहाँ पर नैरेटर बैकलीसू का असली परिचय देता है। नाम बैकलीसू, पोजीशन HID स्पेशल ऑपरेशन टीम के टास्क फोर्स नॉर्थ का लीडर। अनुभव नॉर्थ कोरिया में 4 साल लंबी घुसपैठ का अनुभव और 12 घुसपैठ मिशन का रिकॉर्ड। ये सब देखकर आसपास खड़े सैनिक आपस में फुसफुसाना शुरू कर देते हैं। वह शर्त लगाते हैं कि कैप्टन बैकलीस इस आदमी को कितनी देर में हरा देगा। कुछ कहते हैं 10 सेकंड तो कुछ कहते हैं कि ये 30 सेकंड तक टिक जाएगा। ये बातें सुनकर रिहंगचल पागल हो जाता है। इतनी बेइज्जती से उसका दिमाग घूम जाता है। वह अपना कंट्रोल खो देता है और हमला कर देता है। लेकिन नैरेटर कहता है किसी ऐसे इंसान से लड़ना जो अपना संतुलन खो चुका हो असल में बहुत आसान होता है। बैकलीसू एक ज़ोरदार हुक पंच से जवाब देता है। मुक्का इतना तेज़ था कि रिहेंगंग चियोल के दांत आपस में टकरा जाते हैं। लेकिन बैकलीसू यही नहीं रुकता। एक और मुक्का पहले से ही उसके लिए तैयार था। बैकलीसू किसी को भी माफ़ नहीं करता जो उसे उकसाता है। बैकलीसू उस पर हमला करता है और अंजाम वही होता है जो सबके साथ होता है। रिहंग चल पीठ के बल ज़मीन पर बेहोश पड़ा रहता है। बैकलीसू एकदम शांत चेहरे से एक कपड़े से खुद को साफ करता है। फिर वह अपनी शर्ट पहनता है और अपने आदमियों को आदेश देता है कि नए वर्कर का इलाज करो और यहाँ सफाई करो। वह कहता है कि उसे पहले निकलना होगा। उसके आदमी री हियांग चोल की लाश को साफ करने लगते हैं। नैरेटर बताता है कि हर कुछ दिनों में इस तरह का एक मलबे का टुकड़ा आता रहता है, जिसका मतलब है कि उनके सीक्रेट ऑपरेशन में ऐसे दुश्मन आते रहते हैं जिन्हें चुपचाप ठिकाने लगाना पड़ता है। इसलिए वह सच में दूसरों को नहीं बता सकते कि वह क्या कर रहे हैं। बैकलीस अपने आदमियों को शांति से कहता है कि अगर कोई पूछे तो बस यह कहना कि वह सब कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं। इसके बाद वह उसी कंस्ट्रक्शन वर्कर के कपड़ों में एक बेहद आलीशान और फैंसी रेस्टोरेंट की तरफ चल देता है। रेस्टोरेंट के अंदर एक रिसेप्शनिस्ट उसे उसके गंदे और आम कपड़ों में देखकर उसका रास्ता रोक लेता है। वह उसे बताता है कि पूरा रेस्टोरेंट आज रिजर्व कर लिया गया है। बैकलीसू शांति से कहता है कि उसकी अपने भाई के साथ यहाँ अपॉइंटमेंट है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट अभी भी उसे नीची नज़र से देखता है। वह एक चालाक मुस्कान के साथ कहता है, हमारे रेस्टोरेंट में फॉर्मल कपड़े पहनना ज़रूरी है, क्या आप कृपया वापस जाकर तैयार होकर आ सकते हैं? जब बैकलीसू को इस तरह बेइज्जत किया जा रहा था, तभी वह किसी ऐसे शख्स से मिलता है जिसे वह जानता है। हाँ, यह उसका बड़ा भाई था जिसे हमने पहले फ़ोन पर देखा था। वह सूट बूट में तैयार होकर अपने खोए हुए छोटे भाई से मिलने बाहर आता है और हाथ हिलाता है। वह हंसकर अपने छोटे भाई को छेड़ता है और पूछता है कि वह अब तक अंदर क्यों नहीं आया, या उसने यह नहीं बताया कि उसकी अपने इस भाई के साथ अपॉइंटमेंट है। वह बैकलीसू के पास जाता है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है, ये मेरा छोटा भाई है, मुझे यकीन है कि अब कोई समस्या नहीं है ना? ये सुनते ही रिसेप्शनिस्ट के होश उड़ जाते हैं। उसे एहसास हो जाता है कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है।
वह गहरी झुककर माफ़ी मांगता है कि उसे नहीं पता था कि वह डायरेक्टर बैक का छोटा भाई है, लेकिन बैक लीसू को अपने भाई का कंधे पर हाथ रखना अजीब और अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए वह उसके हाथ को झटक देता है। उसका भाई उसकी पीठ को देखकर मजाक उड़ाता है। मेरे छोटे भाई की ठंडी पीठ तो देखो, सेफ्टी फर्स्ट का नारा काफ़ी कूल लग रहा है। उसी समय कंस्ट्रक्शन साइट पर बेक लीसू के साथ ही एक छोटी सी पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन वह बेहद चिढ़े हुए और गुस्से में हैं। एक आदमी चिल्लाता है, 3 महीने बाद कंपनी पार्टी के नाम पर हमें बस यही मिला है। दूसरे लोग कहते हैं कि इंतज़ार करो, उनका सेक्शन चीफ ज़रूर कुछ अच्छा खाना लाएगा। एक आदमी अफसोस जताता है, हमें कैप्टन के साथ जाना चाहिए था, वह जगह बहुत महंगी है, वहाँ का खाना ज़रूर लजीज होगा। तभी कोई कहता है कि सेक्शन चीफ आ गया है। सब लोग तुरंत आदर से उनका स्वागत करते हैं। सेक्शन चीफ एक सूट पहना हुआ शरीफ आदमी लगता है। वह आते ही माफ़ी मांगता है और कहता है प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है, लेकिन मुझे कुछ कहना है, इसलिए मैंने आप सबको यहाँ रोका। वह पूछता है कि कैप्टन बैक कहाँ है। एक आदमी बताता है कि कैप्टन अपने निजी कामों से बाहर गए हैं। यह सुनकर सेक्शन चीफ के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आती है और वह कहता है, अगर ऐसा है तो चीज़ें फिर से गड़बड़ हो जाएंगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह अपनी बंदूक निकालता है और एक वर्कर के सर में सीधी गोली मार देता है। सब जम जाते हैं। तभी गाड़ियों से हथियारबंद सैनिक उतरते हैं। सेक्शन चीफ ऐलान करता है, इस पल से स्पेशल ऑपरेशन टीम को भंग किया जाता है। यह हथियारबंद लोग उन्हीं के अपने आदमी हैं, लेकिन उनकी बंदूकें अब उन्हीं की तरफ हैं। उन्हें अब डिस्कार्ड कर दिया गया था, यानी उनकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी थी। सेक्शन चीफ उन सबको ख़त्म करने के आर्डर को पूरा कर रहा था। सीन वापस रेस्टोरेंट में आता है, जहां एक तरफ बेक लीसू के सारे साथी मारे जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उस शहर के सबसे आलीशान रेस्टोरेंट में, जहां सबसे अच्छी शराब और ख़ास खाना परोसा जा रहा था, बेक लीसू अपने भाई के साथ बैठा था। वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसकी पूरी टीम को धोखे से ख़त्म किया जा रहा है। उसका बड़ा भाई गंभीर होकर बैक लीसू का नाम लेता है। वह उसे एक बिजनेस कार्ड देता है और कहता है कि वह चाहता है कि बैक लीसू उसकी कंपनी में काम करे। वह मजाक उड़ाते हुए पूछता है, एक सोल्जर आखिर सेफ्टी फर्स्ट जैसी कंपनी में काम क्यों कर रहा है? बैक लीसू शांति से जवाब देता है कि वह लोगों की मदद करने के लिए यह काम कर रहा है। यह सुनकर उसका बड़ा भाई हंसने लगता है। वह कहता है, आजकल सैनिकों को लोगों की मदद करने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है। वह शराब डालते हुए बैक लीसू को ताने मारता रहता है। वह कहता है कि वह बिजनेस कर रहा है, जबकि उसका छोटा भाई कम पैसों वाली नौकरी कर रहा है, जिससे उसे बुरा महसूस होता है। वह कहता है कि उसका काम रेस तरह मैनेज करना इतना मुश्किल भी नहीं है। जब वह यह सब बोल रहा होता है तो वह देखता है कि बैक लीसू दिन में सपने देख रहा है। वह चिढ़कर पूछता है, सेफ्टी फर्स्ट, क्या तुम सुन भी रहे हो? तभी बैक लीसू की जेब में रखा फ़ोन वाइब्रेट करता है। वह देखता है कि यह एक अनजान नंबर है जो उसने सेव नहीं किया है। वह अपने भाई से 1 मिनट मांगता है और कॉल उठाने के लिए रेस्ट रूम चला जाता है। फ़ोन पर ऐश था, उसकी टीम का एक सदस्य। शश अजीब तरह से पूछता है, कैप्टन, क्या आपने बहुत सारा महंगा खाना खा लिया? बैक लीसू को तुरंत एहसास हो जाता है कि ऐश की आवाज़ अजीब लग रही है। वह उसकी बकवास को नज़रअंदाज करता है और सीधे पूछता है, क्या हुआ है? सीन निर्माण स्थल पर जाता है, जहां क्षण एक कोने में छिपा हुआ है और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ है। वह बैक लीसू को समझाता है, कैप्टन को छोड़कर बाकी सब ने बहुत सारा महंगा खाना खा लिया है। फिर वह कहता है, मैंने थोड़ा ज़्यादा खा लिया और मुझे अजीब महसूस हो रहा है। यह उसकी घायल हालत बताने का एक कोट था। यह सुनकर बैक लीसू की आवाज़ सख्त हो जाती है। वह ऐश को चेतावनी देता है कि वह मजाक ना करे और पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। तब ऐश सच बताता है। वह कहता है कि उन सबको ख़त्म करने का आदेश मिला है, उन सबको डिस्चार्ज कर दिया गया है, यानी उन्हें नौकरी से निकाल कर मारने का ऑर्डर है। वह बताता है कि उस चालाक लोमड़ी सेक्शन चीफ ने उन सबको धोखा दिया है। वह कहता है कि वह सब बहुत लापरवाह थे। बेक लीसू को विश्वास नहीं होता। वह कहता है कि वह कंस्ट्रक्शन साइट पर वापस आ रहा है और ऐश इंतज़ार करने को कहता है। तभी ऐश की आवाज़ घबराहट से भर जाती है। वह चिल्लाता है, कैप्टन जल्दी से भाग जाओ, वह जल्द ही तुम्हें ढूंढने आएंगे। बैक लीसू की आंखें डर से फैल जाती हैं। वह बार बार ऐश का नाम चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार फ़ोन कट जाता है। बैक लीसू समझ जाता है कि हालत बहुत ख़राब है। इसी बीच रेस्तरां के मुख्य दरवाजे पर एक संदिग्ध शख्स आता है। उसने ख़ास हथियारबंद जूते पहने हुए थे। वही रिसेप्शनिस्ट हमेशा की तरह मेहमान के कपड़ों को देखता है और उनका स्वागत करता है। वह उसे बताने ही वाला होता है कि रेस्तरां आज रिजर्व है और कस्टमर नहीं ले रहा है,
लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता वह शख्स उस पर हमला कर देता है। उसके चाकू पर एक तीखा लिक्विड लगा हुआ था। रिसेप्शनिस्ट ज़मीन पर गिर जाता है। नैरेटर कहता है उसने बुरे शकुनों के लिए दिन चेक न करने की कीमत चुकाई। अब इस पूरी पार्टी का मुख्य मेज़बान यानी बेक लीसू घेर लिया गया था। लेकिन नैरेटर कहता है बदकिस्मती से उन लोगों ने गलत दुश्मन चुन लिया था। उन लोगों ने बेक लीसू का रास्ता रोक लिया था, ठीक उस जगह पर जहां उसका भाई मौजूद था। एक हमलावर बेहद तेज़ी से उस पर हमला करता है। उसकी रफ्तार सच में बहुत तेज़ थी, लेकिन बैक लीसू के लिए यह रफ्तार उसकी पहुंच के अंदर ही थी। वह बेहद आसानी से उस हमले से बचता है और पलटकर वार करता है। एक ही बार में वह उस हमलावर को हरा देता है और फिर बड़ी चतुराई से दूसरे हमलावर का चाकू छीन लेता है। नैरेटर कहता है बिना ज़्यादा लंबा खींचे एक साफ सुथरा और कुशल जानलेवा बार। यह हमलावर एक कवरिंग मैनर में हमला कर रहे थे, यानी एक के पीछे एक, ताकि निशाने को संभलने का मौका ना मिले। एक आदमी गिरता है तो दूसरा तुरंत उसकी जगह ले लेता है। लेकिन बैक लीसू के लिए वह इस स्पीड और हमले की रणनीति की हर कमज़ोरी को अच्छी तरह से जानता था। उसका अगला वार इतना झटके वाला और दर्दनाक था कि हमलावर पल भर के लिए सुन्न पड़ जाता है। लेकिन बैक लीसू वहीं नहीं रुकता। वह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा जो उसे मारना चाहता है। जल्दी ही सारे हमलावर ज़मीन पर पड़े थे। बैक लीसू एक भयानक भगवान की तरह बाकी बचे हुए लोगों को इतना डरा देता है कि उनकी हिम्मत नहीं होती कि वह लापरवाही से आगे बढ़े। फिर वह अपनी सेफ्टी फर्स्ट वाली शर्ट उतारता है। बैक लीसू आधिकारिक तौर पर एक बेनाम हत्यारा बन जाता है और उन सबको आगे आने का इशारा करता है। इन हमलावरों को साफ साफ मौत का आदेश मिला था, इसलिए अपने दो साथियों को गिरते देखने के बाद भी वह फिर से हमला करते हैं। बाइक लीसू हर चाकू को बेहद आसानी से रोकता है। इससे भी बढ़कर वह बचाव का फ़ायदा उठाकर पलटकर हमला करता है। वह इस घेरे को पूरी तरह से तोड़ देता है। एक चाकू से वे एक ही समय में 3 लोगों को संभाल सकता है। लेकिन वह कुछ गंदी चालों से बच नहीं पाता और उसके कंधे पर एक घाव लग जाता है। किसी ने पीछे से छुपकर चाकू मारने वाला खेल खेला था और वह शख्स जो पीछे से वार कर रहा था, आखिरकार उसने पूरी टीम के बलिदान को नज़रअंदाज कर दिया और चला गया। हाँ, यह वही सेक्शन चीफ था। उसका सहायक उसे रिपोर्ट करता है कि कंस्ट्रक्शन साइट साफ हो चुकी है, लेकिन उसे बैक लीसू की हालत की ज़्यादा चिंता थी। एक नई स्पेशल ऑपरेशंस टीम की स्क्वाड 1 ऑपरेशन में थी और नतीजे जल्द ही रिपोर्ट किए जाने थे। सेक्शन चीफ अपनी सिगरेट का कश लेता है और बड़बड़ाता है कि स्क्वाड 1 काफ़ी नहीं है। यह खून का प्यासा चाकू है, इसलिए वह एक और स्क्वाड को भेजने का आदेश देता है। उन्हें ज़रूर मारा जाना चाहिए, कोई भी गवाह नहीं बचना चाहिए। वह कहता है कि लाशें जमा हो सकती हैं, लेकिन मिशन पूरा होना चाहिए। उन लोगों से निपटने के बाद बेक लीसू पागलों की तरह अपने भाई को ढूंढने जाता है। उसे ज़मीन पर अपने भाई का चश्मा मिलता है जिसका रंग खून से बदल चुका था। उसका भाई खून से लथपथ चेहरे के साथ उन लोगों से एक सवाल पूछता है। उसने एक हमलावर को पकड़ा हुआ था। वह उनसे पूछता है, इतने खूबसूरत दिन पर तुम्हारे परिवार कहाँ हैं? क्या वह काम पर हैं? नैरेटर कहता है कि उसे नहीं पता कि उसके भाई ने उन लोगों को जवाब देने का मौका दिया या नहीं, लेकिन तेज़ धार वाले ब्लेड ने एक ठंडक पैदा कर दी थी। फिर ताज़ा खून हवा में फैल जाता है जो उसके भाई के चेहरे पर छिटक जाता है और उसकी धुंधली लाल आंखों के साथ मिल जाता है। अब उसे एहसास होता है कि अगर वह उन्हें मार देगा तो उसे जवाब नहीं मिल पाएगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह अफसोस जताता है कि उन लोगों ने उसके भाई का खाना बर्बाद कर दिया। तभी मारे गए हमलावरों में से एक का रेडियो बजने लगता है। बैक दुकंग उस रेडियो को उठाता है यह सोचकर कि आखिर यह क्या है। रेडियो पर से एक आवाज़ आती है जो रिपोर्ट कर रही थी, टारगेट बैक लीसू का पता चल गया है। सिग्नल रुक रुक कर आ रहा था और आवाज़ साफ नहीं थी। बैक दुकंग इसकी परवाह नहीं करता और पहले अपने हाथों को साफ करता है। वह बड़बड़ाता है कि आजकल तो गुंडे भी ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार रेडियो पर आदेश पूरी तरह साफ सुनाई देता है, टारगेट बैक लीसू तुरंत ढूंढो और ख़त्म करो। यह आदेश सुनकर बैक दुकम के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह अपने चेहरे से खून पोंछते हुए बेहद ठंडी और ख़तरनाक आवाज़ में पूछता है, तुमने अभी किसको मारने के लिए कहा? यहाँ पर नैरेटर उसके असली रूप का परिचय देता है। यह है CEO बैक ड्यू, क्यों TS फाइनेंशियल ग्रुप का CEO और साथ ही तहसान एसोसिएशन का बॉस। अब सीन वापस बाइक लीसू पर आता है जो अपने भाई को ढूंढ रहा था। उसे रेस्ट रूम के बाहर खून के निशान दिखते हैं और वह घबरा जाता है। वह तेज़ी से दौड़कर चेक करने जाता है, इस उम्मीद में कि उसका भाई ठीक हो, लेकिन उसका भाई बिल्कुल ठीक था, बस थोड़ा चिढ़ा हुआ था। वह अपने छोटे भाई से पूछता है,
क्या ये सब तुम्हारे मेहमान हैं? काफ़ी सारे हैं। जल्दी ही दोनों भाई थके हारे एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। गाड़ी में बैकडू क्यों अपने विचारों को समेटने की कोशिश करता है। वह अपने छोटे भाई से पूछता है कि क्या वह HID का हिस्सा है। सामने बैठा ड्राइवर रियर व्यू मिरर में अपने बॉस को देखता है, ये सोचकर कि वह थोड़ा हैरान लग रहा है। बैकडुकंग अभी भी इस सच को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह फिर से पूछता है, तुमने अभी क्या कहा? तुम क्या हो? ड्राइवर तुरंत बॉस की मदद करता है। वह एक हेयर टाई आगे बढ़ाता है और उसे याद दिलाता है, यह HID है। अगर याद रखना मुश्किल है तो इसे इंटेलिजेंस कह सकते हैं। नैरेटर कहता है, यह ड्राइवर काफ़ी अच्छा है। बैकडुकंग अपने बाल बांधता है जिससे उसका खूबसूरत चेहरा साफ दिखता है। फिर वह अपने छोटे भाई से कहता है, तो तुम एक आम सोल्जर नहीं हो बल्कि एक इंटेलिजेंस एजेंट हो। वह आगे कहता है, तो तुम नॉर्थ कोरिया को रोक रहे हो और लोगों को मार भी रहे हो। बैकलीस अपना सर झुका लेता है। अब उसे अपने भाई की असली पहचान को स्वीकार करना था। उसका भाई सिर्फ एक आम गुंडा नहीं था बल्कि वह तेसन एसोसिएशन का बॉस था, सोल का एक बड़ा गैंगस्टर संगठन। नैरेटर कहता है कि यह सच शब्दों से परे था क्योंकि वह जुड़वा भाई थे। बैकलीसू हमेशा सोचता था कि उसका भाई एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। तभी बैकलीसू अपने भाई से कहता है कि वह उसे यहीं उतार दे। इससे उसका भाई उलझन में पड़ जाता है। बैकलीसू समझाता है, आपने जो अभी देखा, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आप भी खतरे में पड़ जाएंगे। वह लोग मुझे तब तक ढूंढेंगे जब तक मैं मर नहीं जाता। उसका बड़ा भाई बैकडुकंग यह सुनकर मुस्कुराता है। वह मानता है कि हाँ, वह सच में डरा हुआ है। फिर वह मजाक करता है, अगर ऐसी बात है तो वहीं उतर जाओ। ओह, लेकिन पहले पुलिस स्टेशन के सामने उतरो ताकि उन्हें तुम्हें ढूंढने में आसानी हो। यह सुनकर बैकलीसू को गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसका भाई इसकी परवाह नहीं करता और कहता है, हम यहाँ हैं, उतर जाओ। बैकडू क्यों पहले गाड़ी से उतरता है? बैकलीसू उसके पीछे जाता है और पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। अचानक उसका भाई रुक जाता है और उसका नाम पुकारता है। इससे पहले कि वह कुछ और कहता, हम देखते हैं कि वह जिस जगह पहुंचे हैं वह कोई खास जगह नहीं थी बल्कि एक फ्यूनल हॉल थी और वहां उनका दुश्मन पहले से मौजूद था। यहाँ काफ़ी सारे लोग काले कपड़ों में थे और अंतिम संस्कार के लिए फूलों की तैयारी कर रहे थे। नैरेटर कहता है कि यह किसी मशहूर शख्स का अंतिम संस्कार था, इसलिए यह बेहद शानदार लग रहा था। बैकडुकंग मुड़ता है और अपने छोटे भाई से लापरवाही से पूछता है, क्या मैं मजाक करता हुआ लग रहा हूँ? बैकलीसू अभी भी इस सबसे हैरान था। तभी बैकडुकंग की सेक्रेटरी आती है। नैरेटर उसकी तारीफ करते हुए कहता है, एक ऐसी सेक्रेटरी जो अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छी है। वह आकर बताती है कि डायरेक्टर के लिए सब कुछ तैयार है। फिर वह डायरेक्टर को एक अंतिम संस्कार की तस्वीर देती है और कहती है कि उसे उम्मीद है कि अगले 2 घंटों में सब कुछ पूरा हो जाएगा। यहाँ पर असली प्लान सामने आता है। तो ये है उसके भाई का प्लान। नैरेटर समझाता है, सिर्फ अगर ये छोटा भाई मर जाता है तभी सब कुछ खत्म हो सकता है। इसलिए बैकडुकंग ने बैकलीसू को मरने देने का फैसला किया है। वह तस्वीर अपने हाथों में लेता है जिसमें अब बैकलीसू का चेहरा लगा हुआ था और उस तस्वीर को फूलों से सजी वेदी पर रख दिया जाता है। बैकडुकंग ने यह तरीका अतीत में याकूजा से सीखा था। उसने सुना था कि वह इस तरीके का इस्तेमाल अपने बिजनेस से हाथ धोने या अपनी पहचान बदलने के लिए करते थे। बैकलीसू पूछता है, क्या वह इस पर विश्वास करेंगे? बैकडुकंग जवाब देता है, ऑफ कोर्स वह इस पर शक करेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है, वह समझाता है, हमारी तेसन एसोसिएशन तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा जानती है। अनगिनत तरह के मेहमान यहाँ आएंगे। वह आगे कहता है कि जब तेसन एसोसिएशन के मुखिया का छोटा भाई मर जाएगा तो बड़े बड़े रुतबे वाले लोग यहाँ अपनी श्रद्धांजलि देने आएंगे। जब वह शोक मनाने वालों को इस तरह देखेंगे तो वह भरोसेमंद गवाह बन जाएंगे। अगर ऐसा है तो क्या वह अब भी शक करेंगे? वह आखिर में कहता है, बिल्कुल नहीं मेरे छोटे भाई, जब तक मैं इस पर विश्वास करता हूँ उन्हें भी इस पर विश्वास करना पड़ेगा। अंतिम संस्कार शुरू हुए कुछ घंटे हो चुके थे, तभी एक अनजान गाड़ी आती है। लेकिन नैरेटर कहता है, ज़्यादा सही कहूँ तो यह अनजान नहीं है। गाड़ी को देखकर तेसन एसोसिएशन के सदस्य गुस्से में आ जाते हैं। वह चिल्लाते हैं, क्या वह यहाँ मुफ्त का खाना खाने आए हैं? जब उनसे बड़े रुतबे वाले लोग पहले ही बाहर निकल चुके हैं तो वह गाड़ी में क्यों बैठे हैं? गाड़ी के अंदर वही सेक्शन चीफ बैठा था। उसने बैकलीसू और बैकडुकंग के जुड़वा रिश्ते की जांच की थी। उसे लगा था कि इसके पीछे कोई गहरी बात होगी, लेकिन उसे पता चला कि बैकडुकंग सिर्फ एक गैंगस्टर है। तभी बैकडुकंग का एक आदमी अपना धीरज खो देता है। वह गाड़ी के शीशे पर जोरदार मुक्का मारता है। वह चिल्लाता है, यह ऐसी जगह नहीं है जहां तुम मनमाने ढंग से अपनी गाड़ी पार्क कर सको।
गाड़ी के अंदर वह चालाक लोमड़ी सेक्शन चीफ अपने आदमियों को याद दिलाता है यह जंग के मैदान में जाने से पहले आखिरी मिशन है। वह आदेश देता है ताबूत खोलो और तस्दीक करो कि बैकलीसू जिंदा है या नहीं। उसके आदमी अपनी टोपी पहनते हैं और गाड़ी से बाहर निकलते हैं। वह टेसन एसोसिएशन के आदमियों को घूरते हैं जिससे वह असहज हो जाते हैं। एक गुंडा उस आदमी का कॉलर पकड़कर पूछता है, तुम यहाँ ये सस्ती शर्ट पहनकर क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ घूमने आए हो? जब दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो वह स्पेशल एजेंट अपनी उंगली से उस गुंडे को शांत रहने का इशारा करता है। जब स्पेशल एजेंट कोई जवाब नहीं देता तो गुंडा मजाक उड़ाते हुए अपनी उंगली से उसकी टोपी उठाने की कोशिश करता है ताकि देख सके कि वह गूंगा है या नहीं। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार मुक्का पड़ता है। मुक्के की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि वहाँ खड़े लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया। सिर्फ वही आदमी जिसने मुक्का मारा था देख सकता था कि क्या हुआ, और जाहिर है उसने बिल्कुल भी रहम नहीं किया था। इस एक ही मुक्के से टीसन एसोसिएशन का वह गुंडा वहीं ज़मीन पर ढेर हो जाता है। यह देखकर बाकी गुंडे तुरंत सावधान हो जाते हैं। वह समझ जाते हैं कि यह लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने नहीं आए हैं। अंतिम संस्कार में इस तरह हंगामा करने की हिम्मत करने के लिए वह उस कुत्ते को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। लेकिन वह स्पेशल एजेंट शांति से खड़ा रहता है और उसके दो साथी और आगे आ जाते हैं। उनकी रफ्तार और हरकतें बेहद साफ सुथरी और प्रोफेशनल आपसी तालमेल वाली थीं। उनके हमलों में कोई कमी नहीं थी। उनका हर वार शरीर के कमज़ोर हिस्सों पर निशाना लगा रहा था। सीधे शब्दों में यह लोग बेहद पेशेवर तरीके से ट्रेन किए गए योद्धा थे। ऐसा लगता है कि आज रात इस अंतिम संस्कार में कुछ लाशें गिरने वाली हैं। उनका विरोध करना उनकी मौत को और तेज़ी से उनके पास लाएगा। जल्द ही टेसन एसोसिएशन के सारे गुंडे पूरी तरह से हरा दिए जाते हैं। नैरेटर उनकी असली पहचान बताता है। ये HID के स्पेशल ऑपरेटिव्स थे जो नॉर्थ में काम करते थे और साथ ही हमा के नंबर 2 हत्यारे ग्रुप के सदस्य भी थे। ऊपर से ये सब बैक ड्यूकंग और एक मस्कुलर आदमी देख रहे थे। ये मस्कुलर आदमी अपने हारे हुए आदमियों से कहीं ज़्यादा शांत और ख़तरनाक लग रहा था। ऐसा लगता है कि अब उसके पास आज अपनी वेस्ट उतारने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। वह सीढ़ियाँ नहीं उतरता है और जाते जाते अपनी जैकेट उतारने लगता है। वह HID के सदस्यों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, एक सख्त अंदाज दिखाता है और ऐलान करता है, हमारा तेसना परिवार सिर्फ उन लोगों का स्वागत करता है जिन्हें संदेश मिला हो। उनकी आंखों में घमंड था। उन्हें लग रहा था कि वह बाकी सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। इसलिए इससे पहले कि कोई कुछ और कहता वह मुक्के बरसाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्होंने गलत आदमी पर हमला कर दिया था। ये था TS फाइनेंशियल ग्रुप की सिक्योरिटी टीम का हेड और साथ ही तायसन एसोसिएशन के हनमज़िले से जुड़ा हुआ अटल यक्ष, इमूवेबल यक्षा, हाजिन यंग के नाम से मशहूर। वह उन्हें रुकने और मुड़ने को कहता है, लेकिन पहले उसे उनका एहसान चुकाना था। हाजिन यंग इतनी आसानी से स्पेशल एजेंट का मुक्का रोक लेता है। यह देखकर बाकी एजेंट्स हैरान रह जाते हैं क्योंकि वह आदमी गिर चुका था। इससे भी बढ़कर यह मस्कुलर आदमी अजीब था। उसने लापरवाही से एक बड़े आदमी की गर्दन एक हाथ से तोड़ दी और उसके पास अभी भी अपनी आस्तीन ऊपर करने का समय था ताकि वह गंदी ना हो। आखिरकार वह आदमी मुंह से खून निकालते हुए गिर जाता है और हमेशा के लिए लॉग आउट हो जाता है। बाकी एजेंट तुरंत सावधान हो जाते हैं। नंगे हाथों से किसी की हड्डी तोड़ना कोई आम बात नहीं थी, इसलिए उनका लीडर सबको उस अनपढ़ पर हमला करने के लिए चिल्लाता है। लेकिन हाजिन यंग का लेवल एक बिल्कुल अलग ही स्टार पर था। वह इन छोटे मोटे लोगों से बेहद आसानी से निपट लेता है। कुछ देर पहले वह किसी और के अंतिम संस्कार में अपनी ताकत दिखाने आए थे, लेकिन अब हाजिन यंग ने पलट कर वार किया, उसे कुत्ता गुंडा कहते हुए। 2-1 के खिलाफ वह उसे मारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उन्हें एक ज़ोरदार वॉर से मारा जाता है। हाँ, जिन युंग उनकी तरफ देखता है, लेकिन जब एक अंडा एक पत्थर से टकराता है तो अंजाम वही होता है जो होना था। उनके हमले का उस पर कोई असर नहीं होता। अब हाँ, जिन यंग की बारी थी। इतने सारे मुक्के देने के बाद उसे बदले में कुछ तो मिलना ही था। हाँ, जिन यंग एक ही भयानक मुक्के से जवाब देता है। मुक्का इतना ताकतवर था कि वह स्पेशल एजेंट हवा में उड़ता है और उसका सर ज़मीन से जा टकराता है और सिर्फ एक ही वार से वह बड़बोला इंसान सर के बल ज़मीन में गड़ गया। हाँ, जिन यंग अभी भी दूसरे एजेंट को उसकी गर्दन से पकड़े हुए था। वह एजेंट घबराहट में हाजिन यंग की गर्दन पर हमला करने की कोशिश करता है और उसे चॉक होल्ड में लेने के लिए उसके पैर पर अपना पैर मारता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। नैरेटर कहता है, ट्रेनिंग में सीखी हुई हर चीज़ काम नहीं आती। हाँ, जिन यंग उसे आसानी से उठाता है और कचरे के एक बैग की तरह ज़मीन पर पटक देता है। इससे पहले कि वह एजेंट संभल पाता, हाजिन यंग उस पर ज़ोरदार मुक्कों की बरसात कर देता है। उसने अपने दुश्मनों को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया।
आखिरी मुक्का इतना ज़ोरदार था कि उस एजेंट के मुंह से खून निकल जाता है। नैरेटर मजाक उड़ाते हुए कहता है, जबड़े से जबड़ा प्यार और स्नेह यह इसलिए था ताकि वह एक साथ लॉग आउट हो सकें और अगले जन्म में एक दूसरे से मिल सें। लॉग आउट होने का मतलब था हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना। आखिर में सारे स्पेशल एजेंट्स ज़मीन पर बेहोश पड़े थे। यह सब देखकर गाड़ी में बैठा सेक्शन चीफ जंग बेहद गुस्से में था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सारे आदमी बेकार साबित हुए। उसने खुद इस मामले को संभालने का फैसला किया, क्योंकि इनमें से कोई भी काम का नहीं था। वह ये खुद करेगा। उसका मकसद साफ था, ताबूत खोलकर यह तस्दीक करना कि बैकलीस जिंदा है या नहीं। वह अपनी गाड़ी से उतरता है, अपनी जैकेट के बटन बंद करता है और बेहद विनम्रता से हाथ जिन यंग के पास जाता है। वह माफ़ी मांगने का नाटक करता है और कहता है कि शायद कोई गलतफहमी हो गई है। फिर वह अपनी आईडी कार्ड दिखाता है और अपना परिचय देता है। वह कहता है कि वह बैकलीसू का सुपीरियर है और वह यहाँ सिर्फ शोक जताने आया था। वह झूठ बोलता है कि उसकी बैकलीसू से सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी, जिस वजह से शायद यह गलतफहमी हुई है। हाजिन यंग कोई जवाब नहीं देता। इस जगह पर बोलने का हक सिर्फ एक ही इंसान को था, उनका लीडर। वह ऊपर सीढ़ियों पर खड़े बैक दुकंग की तरफ निर्देश के लिए देखता है। बैक दुकंग शांति से सर हिलाकर इजाज़त दे देता है। तभी हाजिन यंग अपना मुंह खोलता है और सेक्शन चीफ को अपने साथ आने का इशारा करता है। आखिरकार सेक्शन चीफ को अंतिम संस्कार की वेदी तक जाने का मौका मिलता है। वह धूप जलाता है और बैक लीसू की तस्वीर के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में शोक नहीं बल्कि सिर्फ सवाल थे। वह सोच रहा था कि क्या बैक लीसू सच में मर गया है और उसके भाई बैक दुकंग को आखिर कितना पता है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि इससे पहले बैक लीसू ने अपने भाई को सब कुछ सच सच बता दिया था, सेक्शन चीफ के धोखे के बारे में और इस पूरी साजिश के बारे में। बैक डकंग अपने छोटे भाई से पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे बस मरने का नाटक करते रहना चाहिए? बैक लीसू जवाब देता है कि सेक्शन चीफ को चेहरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तब बैक डकंग कहता है, ठीक है, तो मैं उसे थोड़ा सूप पिलाकर यहाँ से भगा दूंगा। लेकिन बैक लीसू के पास एक बेहतर प्लान था। वह कहता है कि वह सीधे सेक्शन चीफ जंग का सामना करेगा।